स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और मैं आपके लिए आज से ज्योग्राफी का सीरीज लेकर के आ रहा हूं। और ज्योग्राफी में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु नदी अपवाह तंत्र। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ ये विसर्जित होती है। तो देखिए, आप सिंधु नदी का जो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे कि तिब्बत वाले क्षेत्र में आप जाओगे, वहां पर आपको कैलाश माउंटेन मिलेगा, ये कैलाश पर्वत। अब कैलाश पर्वत है तो आपको वहां पे उसके हिमनद या ग्लेशियर को जानना जरूरी है। तो ग्लेशियर का नाम आप याद रखेंगे बोखारचू। तो बोखारचू ग्लेशियर से सिंधु नदी आपने निकाल दी है। अब सिंधु नदी इंडिया में एंट्री करेगी तो आप जानते हो, जब हम भारत के उत्तर पार्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपके पास लद्दाख श्रेणी और जाश्कर श्रेणी प्राप्त होती है, जो कि जम्मू कश्मीर तरफ, और आपका जम्मू कश्मीर से आप नीचे की अगर आप जाते हो तो हिमाचल प्रदेश तरफ भी आपके पास लेह लद्दाख होते हुए आपके पास दिखाई दे रहा है लद्दाख जाश्कर श्रेणी। तो ये लद्दाख श्रेणी एक मिला और दूसरा मिला जाश्कर। तो इस लद्दाख और जाश्कर से होते हुए, मतलब मध्य से गुजरते हुए, ये जो सिंधु नदी है इसी लद्दाख की श्रेणी से आपके पास एक स्थान इधर बाल्टिस्तान को क्रॉस करते हुए आगे जाएगी। क्रॉस करते आगे जा रही है तो जम्मू कश्मीर वाले स्टेट में वो एंट्री कर रही है, ऑलरेडी कर चुके हैं यहाँ पर श्रेणियों के मध्य से। तो जम्मू कश्मीर में ये स्थान आप याद रखोगे गिलगिट। अब गिलगिट में वो क्या निर्माण कर रही है, तो एक महाखड्ड का निर्माण कर रही है। महाखड्ड का निर्माण करने के बाद अब वो पाकिस्तान के एक स्थान का नाम आप याद रखोगे दर्दिस्तान में एंट्री करने के बाद अब वो नीचे की ओर जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो आप जानते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको कौन सा मिलेगा, महासागर या सागर आपके पास मिला है, वह अरब सागर। तो अरब सागर में विसर्जित होने के लिए जाएगी। तो विसर्जित होने के लिए जब जाती है तो आप यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखोगे। एक है मिथानकोट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जब सतलज और जब चेनाब आपस में मिल जाएगी तो वहाँ पे एक पंचनद आएगा। इस स्थान में आपको बाद में बताऊंगा, जैसे कि पाकिस्तान का भावलपुर, वहां पर मिथानकोट में मिलेंगे। और फिर आपके पास सिंधु नदी नीचे की ओर गिर जाएगी, कहां पर, कराची के पास से होते हुए अरब सागर में। तो ये तो था सिंधु नदी का। अब सिंधु नदी के पश्चात अब हमको देखना पड़ेगा उसकी सहायक नदियां। तो सहायक नदियों की अगर बात करें तो चलिए, सहायक नदियों की अगर बात किया जाए तो सहायक नदियों में आपके पास अब जो आएगा वो है यहाँ पर झेलम। ठीक, तो झेलम आपके पास सहायक नदी में रही है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि झेलम निकल कहां से रही। तो झेलम नदी जो है वो झेलम नदी आपके पास इंडिया के ही स्टेट से मिलेगी। तो इंडिया का स्टेट कौन सा, तो आप याद रखोगे, आप कश्मीर तरफ चले जाओगे तो वहां पर मिलेगा आपके पास एक कश्मीर घाटी। अब कश्मीर घाटी है तो आपके पास एक श्रेणी होना जरूरी है। तो श्रेणी जो है पीर पंजाल श्रेणी। और पीर पंजाल श्रेणी में जब आप जाते हो तो वहां पर आपके पास एक झील आप याद रखोगे, वह है वेरिंगनाग झील। इस वेरिंगनाग झील से आपने निकाल दिया किसे, झेलम नदी को। अब झेलम नदी क्या करेगी, जब श्रीनगर तरफ जाती है तो श्रीनगर में वूलर झील को क्रॉस करेगी। और वूलर झील को क्रॉस करने के पश्चात यही झेलम नदी आगे की ओर बढ़ेगी और एक महाखड्ड का निर्माण करेगी। ये भी आप याद रखोगे, महाखड्ड का यहाँ पे निर्माण करेगी। महाखड्ड का निर्माण करने के पश्चात अभी पाकिस्तान तरफ एंट्री कर जाएगी। तो पाकिस्तान में जो एंट्री करेगी वो स्थान आपको याद रखना है, वो है पाकिस्तान का झांग, ये याद रखेंगे। अब जब वो पाकिस्तान के झांग में झेलम जाती है तो वहां पर उसे एक नदी मिलेगी जो कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी के तौर पर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, और वो है चेनाब। तो यहाँ वो चेनाब में मिल जाती है, मतलब चेनाब में मिलने के पश्चात उसका एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि अस्तित्व चला गया चेनाब के अंदर। ठीक, अब हमारे पास जो दूसरा सहायक नदी आती है महत्वपूर्ण, वो है चेनाब। तो चलिए अब हम चेनाब के बारे में देखते हैं कि कहाँ से निकल रहा है ये नदी और कैसे इसका विसर्जन हो रहा है। तो जब हम चेनाब नदी की बात करते हैं तो याद रखेंगे अब आपको स्टेट, तो स्टेट कौन सा, आप हिमाचल प्रदेश लोगे। हिमाचल प्रदेश में याद रखिएगा कि जो चेनाब 2 सरिताओं से के मिलने पर बनता है। तो जो हम 2 सरिताओं की बात कर रहे हैं वो 2 सरिताओं का नाम है चंद्रा और भागा। ये देखिए, चंद्रा और भागा। तो ये चंद्रा और भागा क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश में स्थान जहां पे ये मिलेंगे वो है केलांग, और केलांग में भी आप तांडी आप याद रखोगे। यहां पर मिलने के पश्चात ये बन जाता है चेनाब। अब चेनाब बन गया तो हिमाचल प्रदेश में ही ये आगे की ओर बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश से जब ये आगे की ओर बढ़ता है तो बढ़ते बढ़ते फिर ये एक स्टेट में एंट्री करेगा, आप ये याद रखोगे। और जैसे ही ये आपके पास चेनाब आगे बढ़ रहा है, देखो जम्मू कश्मीर को क्रॉस किया और जम्मू कश्मीर को स्टेट को क्रॉस कर दिया तो ये पाकिस्तान में जाएगा। पाकिस्तान में, जैसे कि अभी मैंने आपको नाम बताया कि पाकिस्तान में स्थान झांग आप याद रखोगे। क्यों, क्योंकि जो चेनाब है, इस चेनाब में एक नदी आकर के मिल गई थी, वो थी झेलम। परंतु चेनाब यहाँ रुकता नहीं है, ये याद रखेंगे, ये सबसे बड़ी सहायक नदी। चेनाब यहाँ रुक नहीं रहा है। जब वो पाकिस्तान के झांग में एंट्री कर गया तो अभी नीचे की ओर चेनाब बढ़ा,
एक पॉइंट और आप याद रखोगे, वो है सराय सिंधु पाकिस्तान का। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के सराय सिंधु में जो रावी नदी है वो आकर के इसी चेनाब में मिलेगी। फिर चेनाब आपका नहीं रुक रहा है, चेनाब फिर पाकिस्तान में एंट्री ऑलरेडी ले चुका है, नीचे की ओर जा रहा है और वो एक ऐसे पॉइंट में जाकर के मिलेगा सतलज से, जहां पे पंचनद मतलब 5 नदियां जो पंजाब तरफ से आ रही है वो वहां पर मिलेंगी और उसे कहा जाता है पंचनद। तो ये जो पंचनद है वो पाकिस्तान के लगभग भावलपुर वाले एरिया में मिलेगी और यही फिर सतलज के साथ मिल करके मिथानकोट या मिथनकोट जो पाकिस्तान वाला एरिया है वहां पर जाकर के सिंधु नदी से मिल जाती है और फिर सिंधु नदी आगे बढ़ेगी और अरब सागर में विसर्जित हो जाएगी। तो ये जो कहानी थी ये थी आपके पास सबसे बड़ी सहायक नदी, जिसको आप क्या बोलोगे, नाम क्या पढ़ा हमने, चेनाब। अब चेनाब के पश्चात आपके पास और 2 सहायक नदियां आएंगी। तो वो 2 सहायक नदियों की अगर हम बात करें विशेष तौर पर जो हिमाचल प्रदेश में ही है उसकी बात करते हैं, देखते हैं। तो आप सबसे पहले एक नाम याद रखोगे वो है रावी। रावी नदी जो है वह भी हिमाचल प्रदेश स्टेट से ही निकलेगा। तो हिमाचल प्रदेश स्टेट से कहां, तो आप याद रखोगे कुल्लू पहाड़ी, कुल्लू पहाड़ी। और कुल्लू पहाड़ी में आपके पास एक नेचुरल पाथ मिलेगा, एक प्राकृतिक रास्ता मिलेगा जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। तो इस रोहतांग दर्रा से आपका रवि या रावी नदी निकली और हिमाचल प्रदेश में एक घाटी को क्रॉस करके जाएगी, वो है चंबा घाटी। ये याद रखेंगे, चंबा घाटी को जैसे ही क्रॉस करती है तो रावी नदी को 2 पर्वत श्रेणियां मिलेगी जिसके मध्य से वो पार करेगी और वो पर्वत श्रेणियां एक है पीर पंजाल और दूसरा है धौलाधार। तो पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियों के मध्य से होकर के गुजर रही है। तो पीर पंजाल कहाँ, आपको जम्मू कश्मीर, फिर इधर नीचे आप जाते हो तो हिमाचल प्रदेश तक खींचा चला आता है ये श्रेणी, और धौलाधार विशेष तौर पर आपके पास हिमाचल प्रदेश में दिखता है, ये आप जानते हो। तो यहाँ से क्रॉस होते हुए जा रहा है, फिर ये पंजाब में एंट्री करेगा। कहाँ, पंजाब में। पंजाब में रावी नदी एंट्री कर गया और पंजाब को क्रॉस करने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करेगा। तो पाकिस्तान में जगह नाम याद रखोगे वो है सराय सिंधु, और सराय सिंधु में जाकर के ये चेनाब नदी से मिल जाता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि चेनाब नदी में इसका अस्तित्व जो है एक प्रकार से खत्म होते दिखाई दे रहा है, मिल गया, क्योंकि फिर चेनाब आगे बढ़ जाता है। ये हो गया। चलिए अब आपके पास यहीं पर एक और अन्य सहायक नदी मिलती है, वो सहायक नदी को भी आपको जानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो भी हिमाचल प्रदेश से निकल रही है और वो है ब्यास नदी। ब्यास, तो ब्यास नदी कहां से निकलेगी, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश। दर्रा कौन सा, जैसे अभी आपको बताया गया था, रोहतांग दर्रा, और उस रोहतांग दर्रा में आपको एक मिलेगा ब्यास कुंड, ये याद रखेंगे। किसकी बात चल रही है यहाँ पर, ब्यास कुंड। तो ये ब्यास कुंड से निकला ब्यास नदी। अब ब्यास नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही कुल्लू घाटी को क्रॉस करते हुए धौलाधार श्रेणी तक पहुंच रही है। और धौलाधार श्रेणी में जब पहुंचती है तो यहाँ पे 2 पॉइंट आपको फिर से याद रखना है, वह है काती और लारगी। क्योंकि इस धौलाधार में जो काती और लारगी जो पॉइंट है वहां पर ये महाखड्ड का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, तो महाखड्ड का निर्माण करेगी। अब महाखड्ड का निर्माण करने का जो ब्यास नदी है वो जम्मू कश्मीर, माफ करिए, या हिमाचल प्रदेश को क्रॉस किया। हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करने के पश्चात जब ये धौलाधार श्रेणी में काती और लारगी में महाखड्ड का निर्माण करती है तो यही ब्यास नदी पंजाब में एंट्री कर जाएगी। अब पंजाब में एंट्री करी तो पंजाब में आपके पास एक पॉइंट मिलेगा हरीके बैराज, जिसके बारे में मैं आपको जब परियोजना पढ़ाऊंगा तब मैं आपको याद करवाऊंगा। तो यहाँ पे पंजाब में हरीके एक पॉइंट है जहां पे ब्यास नदी आकर के मिल जाएगी किस नदी से, सतलज नदी से। ये पॉइंट आप याद रखोगे। तो अब हमारे पास एक दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी आपके पास दिखाई दे रही है, वह सतलज। तो चलिए अब हम देखते हैं कि आखिरकार जो सतलज नदी वो कहाँ से निकलेगी। तो याद रखेंगे सतलज नदी के लिए ना आपको तिब्बत की ओर जाना पड़ेगा, मानसरोवर। तो चलिए देखते हैं सतलज। सतलज के लिए जैसे कि मैंने बताया आप तिब्बत याद रखोगे। तिब्बत में आपके पास वहां पर मानसरोवर, और मानसरोवर में भी राकसताल झील। अब इस राकसताल झील से आपने सतलज निकाला, अब आप उसको एंट्री करवाओगे इंडियन स्टेट में। तो जिस इंडियन स्टेट में एंट्री करता है वह है हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश में भी दर्रा आप याद रखोगे, शिवकिला दर्रा को पास करते हुए सतलज नदी जाती है। परंतु यही सतलज नदी जो है जब वो तिब्बत से निकल रही है तो रीजनली या फिर वहां तिब्बत में इसे कहा जाता है लांगचिन खंबाब। ये आप याद रखोगे, लांगचेन खब्बाब। किसे कह रहा है वो, सतलज को। अब सतलज आपने हिमाचल प्रदेश में एंट्री करवा दिया, कहां से एंट्री करवाया याद करिए, शिवकिला दर्रा। अब हिमाचल प्रदेश से एंट्री तो कर दिया, हिमाचल प्रदेश से एंट्री करने के बाद अब वो पंजाब में जाएगा और वहां एक महाखड्ड का निर्माण करेगा। तो वो जगह आप याद रखोगे वो है रोपड़।
रोपड़ में महाखड्डा का निर्माण किया, फिर सतलज आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। सतलज जब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है तो यही सतलज, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, पंजाब के हरीके में जहां पर ब्यास नदी आकर के उसे मिली है, यहाँ देखिए ब्यास नदी मिल गई। अब ये सतलज रुका नहीं, अब ये पाकिस्तान में एंट्री कर रहा है। जब ये पाकिस्तान में एंट्री कर रहा है तो यहाँ पर एक स्थान भावलपुर लगभग, जहां पे पंचनद बन जाएगी, मतलब 5 नदी आकर के यहाँ पे मिल गई। अब यही सतलज में जो ऊपर से चेनाब नदी, जिसमें कि आपके पास रावी मिल चुकी थी ऑलरेडी और झेलम मिल चुकी थी, ये चेनाब बनकर के आगे बढ़ी थी। तो चेनाब यहाँ सतलज में आकर के भावलपुर वाले पॉइंट पाकिस्तान वाले एरिया में मिल गई। अब यही जो है आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ने के पश्चात आपको यहाँ पे पॉइंट मिल रहा है मिठानकोट या पाकिस्तान का एरिया है। इस मिठानकोट वाले में वो सिंधु नदी से मिल गई और सिंधु नदी फिर अरब सागर की ओर नीचे जाएगी ताकि वो वहां पे क्या कर जाए, विसर्जन कर जाए। तो ये था हमारा सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अब इस सिंधु नदी अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ हमको और तथ्य देखना है और वो है इनकी सहायक नदियों के बीच बना हुआ दोआब वाला क्षेत्र। चलिए दोआब वाले क्षेत्र में देखते हैं। यह है पंचनद द्वारा निर्मित पंच दोआब। चलिए देखते हैं इसमें अब आपको क्या जानना है। यहां देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि दोआब क्या होता है। जब कभी बात दोआब की आए तो हमेशा याद रखिएगा दो नदियों के बीच का स्थान। भाई जाहिर सी बात है, यहाँ देखिए अगर दो नदी आपके पास इस तरीके से अगर प्रवाहित हो, दो नदियां, तो दो नदियों के द्वारा कुछ ना कुछ तो गाद आपके पास लाया जाएगा और जो गाद लाया जाएगा वो भी ड्रॉप किया जाएगा। ठीक, एक प्रकार का आप उसे जलोढ़ मृदा भी कह सकते हो। तो वहां पर आपके पास जो क्षेत्र प्राप्त होता है उसको हम दोआब कहते हैं। जैसे कि यहां पर देखेंगे आपके पास सबसे पहले एक नदी ब्यास नदी के नीचे आप सतलज, यहां देखिए ये है सतलज। तो सतलज और ब्यास नदी के मध्य आपको दोआब मिल रहा है, वो आप दोआब याद रखोगे। वो क्या है, बिस्त दोआब। अब बिस्त दोआब कैसे याद रखोगे, इसे भी एक शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूं। यहाँ शॉर्टकट तरीका देखिए, शॉर्टकट में आप ये याद रखोगे, जैसे यहाँ पर देखिए सतलज जो स्टार्ट हो रहा है वो किससे हो रहा है, एस से, जबकि ब्यास किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से। तो बी और एस, इससे याद रहेगा आपको बिस्त दोआब। आप बिल्कुल याद कर लोगे, आप भूलोगे ही नहीं, यकीन करिए नहीं भूल पाओगे। क्यों, क्योंकि सतलज का स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, एस अल्फाबेट। ब्यास में आपको क्या मिल रहा है, बी। तो बी और एस को अगर आप जोड़ देते हो तो देखिए आपके पास 20। इस तरीके से याद रखिए, आप नहीं भूलोगे। फिर जब हम ऊपर जाते हैं तो ब्यास के ऊपर आपके पास यहाँ पे रावी नदी मिल रहा है। अब रावी नदी का अगर स्टार्टिंग अल्फाबेट अगर आप देखोगे तो वो है आर। अब देखिए बी और आर, बी और आर, तो इन दो नदियों के मध्य जो आपको क्षेत्र मिल रहा है वो दोआब कहलाएगा। तो बी और आर, तो उससे बना बारी। आप बिल्कुल नहीं भूलोगे, बस आप अल्फाबेट को पकड़ लीजिए, याद हो जाएगा आपके पास। रावी के अगर हम ऊपर जाते हैं तो देखिए चेनाब, तो चेनाब का अल्फाबेट क्या हो जाएगा, सी, आर और सी। तो याद रखोगे रचना, नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। तो रचना दोआब किसके बीच मिल रहा है आपके पास, रावी और चेनाब। अब जब हम चेनाब के ऊपर जाते हैं तो झेलम मिलता है। तो झेलम के लिए मैंने यहां से ले लिया जे। अब देखिए सी और जे, यहां से जो दोआब मिल रहा है वो है छाछ। देखिए बिल्कुल नहीं भूलोगे, बिल्कुल आप अल्फाबेट से आप जोड़ लीजिए ना, आपको याद रहेगा। तो ये हो गया छाछ दोआब, जो चेनाब और झेलम के मध्य मिला। हाँ, अब जो है झेलम की जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको सिंधु नदी मिलती है और ये बहुत ही आसान है, उसी के नाम से आपको दोआब मिलेगा। तो ये वाला जो एरिया है दो नदियों के मध्य, उसको आप बोलते हो सिंध सागर दोआब। तो इस तरीके से आपके पास पंचनद नदियों के द्वारा जो दोआब बन रहा है, मैं इसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, जैसे सतलज और ब्यास एस और बी बना बिस्त, ब्यास और रवि बी और आर बना बारी, रावी और चेनाब आर और सी बना रचना, चेनाब और झेलम सी और जे बना छाछ, और झेलम और सिंधु के मध्य बन रहा है आपका सिंधु सागर दोआब। तो ये था आपके पास पंचनद नदियों के द्वारा बना हुआ दोआब वाला क्षेत्र। अब हम देखते हैं अगला तथ्य इससे संबंधित, और अगला तथ्य में अगर हम बात करें सिंधु सागर सिंधु के हम अपवाह तंत्र में अगले तथ्य की अगर बात करें तो वो है इनके कुछ पौराणिक नामों को लेकर के। पौराणिक नाम मतलब कि सिंधु नदी की 5, जैसे कि मैंने आपको बताया सहायक नदियां हैं, इन सहायक नदियों के कुछ नाम आपको याद रखना है। इसको भी हम एक तरीके से आप उसे ट्रिक कह लीजिए या जो भी आप कहना चाहो, वैसे अगर याद करते हैं तो बहुत आसान होगा। देखिए कैसे, जब हम सिंधु नदियों की अगर बात कर रहे हैं और सिंधु नदी में आप उनकी सहायक नदियों को मैंने इस तरीके से यहाँ पे लाया हूं जिससे आपको काफी आसान हो सके। यहाँ देखिए किस तरीके से, सतलज है आपके पास दिखाई दे रहा है। सतलज जो है वो आपके पास एस फॉर सतलज, एस से चालू हो रहा है, तो बस यहीं से याद रखो ना। यहाँ देखिए एस फॉर सतलज और एस फॉर शतुद्री, एस स्क्वायर याद रहेगा बिल्कुल,
सतलज का पौराणिक नाम शतुद्री। ऐसे ही याद रखेंगे। ज्योग्राफी के जितने भी अब टर्म्स आएंगे, स्वराज आईएएस इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपके लिए इतना आसान करना चाहता है कि आपको तथ्यों को याद करने में जरा भी परेशानी ना हो। जैसे व्यास, अब देखिए आप अगर, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए एक मुझे शिक्षक होकर के, परंतु आप हीरोइन का नाम जानते हो, बिपाशा बासु। तो बिपाशा बासु अगर आपके पास दिख रही है तो यह है विपाशा और यहाँ पे व्यास, तो यहाँ पे बिल्कुल आप नहीं भूलोगे। तो व्यास नदी का पौराणिक नाम आपके पास क्या मिल रहा है? विपाशा। या फिर अगर इन शॉर्ट अगर याद रखना चाहो तो विपाशा बासु, आप नहीं भूलोगे भाई, नहीं भूलोगे। यहाँ क्या बताया? सतलज एस से चालू हुआ, शतुद्री एस स्क्वायर। ठीक वैसे जब आप रावी की बात कर रहे हो तो आपको याद रहेगा, यहाँ रावियत, यहाँ बीच में भी राव आ रहा है, देख लीजिए। तो रावी इरावती दोनों ही महिलाएं या स्त्रीलिंग दिख रहा है, तो आप उसको ऐसे भी याद कर सकते हो। इनकी सुरक्षा की दृष्टि से एक पौरुष आ जाता है जो आ रहा है पौरुषणी या परुषणी। तो रावी का ओल्ड नेम इरावती, साथ ही साथ पौरुषणी, नहीं भूलोगे भाई, बिल्कुल नहीं भूलोगे। क्या बताया? रावी यहां मिल गई। इसी रावी से संबंधित इरावती, दोनों ही स्त्रीलिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं, बीच में पौरुषणी, आप याद रखो। पौरुषणी मतलब एक पुरुष की तरह जो दो नदियों की रक्षा कर रहा है, तो आप नहीं भूलोगे। अब रही बात आपके पास चेनाब और अस्किनी, तो ये डैट, अगर आपके पास ये तीन याद है ना तो ये आप नहीं भूलोगे। चेनाब का ओल्ड नेम अस्किनी है और झेलम का पौराणिक नाम की अगर बात किया जाए तो वितास्ता। तो इस तरीके से आप इसे याद कर लोगे। बढ़ते हमारे इसी लेक्चर की ओर। तो अब आता है आपके पास सिंधु नदी अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। यह तथ्य आपको याद रखना है, मतलब कि हो सकता है आपके भाई किसी एग्जाम में पूछ दे कि भाई सिंधु नदी अपवाह तंत्र का कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, भारत में कितना फैला हुआ है, उसकी कितनी कुल लंबाई है। तो इसे जानने के लिए डायग्रामेटिकली यहाँ पर आपको बताया जा चुका है। जब हम सिंधु नदी की अगर बात करते हैं तो यहाँ देखेंगे सिंधु नदी अपवाह तंत्र कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, मतलब कि आप यहाँ पे ये पूरा कवर करोगे, ये पूरा कवर करोगे कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, मतलब इंडिया प्लस पाकिस्तान वाला प्लस आपके पास ये तिब्बत वाला भी क्षेत्र आ रहा है, देख लीजिए। ठीक है, तब आपके पास जो डेटा है वो याद रखोगे 11,65,000 वर्ग किलोमीटर। परंतु यदि ये बोले कि भारत में बताइए, भारत में कितना फैला हुआ है, भारत मतलब कि सिर्फ वो ये वाले क्षेत्र की बात कर रहा है। भारत की अगर बात किया जाए इस सिंधु नदी अपवाह तंत्र में, तो भारत की अगर बात किया जाए तो आप याद रखोगे 3,21,289 वर्ग किलोमीटर। ऐसे ही हो सकता है भाई आपके किसी एग्जाम में पूछ दे कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है। कुल लंबाई की बात करें मतलब कहां से उद्गम हुआ और विसर्जित हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि आपके पास जो पॉइंट है इस तिब्बत वाले क्षेत्र से आपने निकाला और नीचे आप अरब सागर की ओर ले गए, तो कुल लंबाई आपके पास मिलता है 2,880 किलोमीटर। परंतु यदि किसी एग्जाम में आपसे ये पूछ दे कि भाई भारत में कुल लंबाई कितनी है, मतलब भारत में कितना बह रही है, तो भारत की अगर हम बात कर दें तो भारत में अगर हम सिंधु नदी की अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ देखिए आपके पास इतना क्षेत्र आपका दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जो डेटा है वो 1,114 किलोमीटर, ये आप याद रखोगे। ठीक है, अब जैसे कि अब तक हमने देखा था तिब्बत में एक नाम देखा था हमने सतलज का, लांगचेन खंबाब, वैसे ही सिंधु नदी का भी तिब्बत में एक हमको रीजनल नेम मिलता है, प्रादेशिक तौर पर उसका नाम मिलता है, और वो नाम आप याद रखोगे भाई। या तो आप उसे शेरमुख कह दो क्योंकि शेरमुख उसका अर्थ है, और उसे बोला जाता है सिंगी खंबान। क्या बोला जाता है? सिंगी खंबानी। ये आप याद रखोगे, किसको? सिंधु को। तो ये था हमारा तथ्य इससे संबंधित। बढ़ते अब हमारे अगले डेटा की ओर। चलिए, अगला डेटा जो हमारा आज का लास्ट डेटा है वो है सिंधु जल संधि से संबंधित जो विवाद है। अब विवाद को जरा समझते हैं। देखिए, विवाद जो है ना विशेष तौर पे दो ही देश यहां पर दिखाई देगा, एक तो हमारा अपना भारत हो गया, दूसरा जो है यहां पर आपके पास नाम दिखाई देगा वो है पाकिस्तान का। ठीक, तो अब आपको याद रखना है कि ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जल के बंटवारा के लिए, सिंधु नदी के जल के बंटवारा के लिए एक संधि की गई जिसको हम जिसे बोला गया सिंधु जल संधि। और सिंधु जल संधि का डेट आप याद रखोगे 19 सितंबर 1960। और ये कहां
मतलब किस किस के बीच में ये साइन किया गया? तो देखिए भारत और पाकिस्तान तो हो गई, साथ ही साथ मान लीजिए अगर भारत और पाकिस्तान के मध्य किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद के निपटारण के लिए एक मध्यस्थ के तौर पर यहाँ विश्व बैंक भी है। तो याद रखेंगे पाकिस्तान, भारत और विश्व बैंक, ये तीनों ने इसे साइन किया। परंतु विवाद किसके बीच में है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में। मगर मान लीजिए अगर इनमें कोई विवाद हुआ और वो विश्व बैंक से भी किसी प्रकार से नहीं सुलझ रहा है, तो यहाँ पर आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसे आप इंग्लिश में कहते हो, या फिर किसी कोर्ट में जा सकते हो, जिस कोर्ट का नाम है स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। ये याद रखेंगे, स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। और ये आए दिन विवाद में रहता ही है। अभी न्यूज में भी था ये, इसलिए मैं बात करूं क्यों न्यूज में था, क्या है कारण? देखो, सिंधु नदी के जल का उपयोग करने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच ये इशू क्रिएट होता रहता है जल ग्रहण को लेकर के। अब जल ग्रहण को लेकर के हो रहा है, इसलिए हमने क्या कर दिया? सिंधु जल संधि कर दी। तो सिंधु जल संधि में किस तरीके से बंटवारा किया गया? तो आप ये याद रखोगे, पाकिस्तान को पश्चिम की नदियां दे दी गई। अब जब पाकिस्तान को पश्चिम की जो नदियां दी गई तो वो कौन है? एक खुद में एक सिंधु नदी, मतलब उसका पूर्णतः उपयोग करता हुआ दिखाई दे रहा है हमको। दूसरा है झेलम, और तृतीय तौर पर आपके पास दिखाई देगा चेनाब। मतलब तीन ये नदियां किसको? पाकिस्तान को दे दिया गया कि भाई आप यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हो पूर्णतः। और ऐसे ही तीन नदियां जिसको पूर्व की नदियां बोलेगा, वो किसको दे रहा है? तो वो दे रहा है इंडिया को। इंडिया को अगर देने की बात चल रही है तो कौन कौन सी नदी आएगी? देखिए आपके पास फिर आ जाएगी ब्यास, रावी और नीचे की ओर ये सतलज। ये तीन नदियां इंडिया को दे दिया गया। मगर इससे आप ये ना समझिएगा कि इंडिया जो है वो झेलम, चेनाब और सिंधु का उपयोग नहीं कर सकता। भाई वो इन नदियों का भी उपयोग कर सकता है, जैसे उदाहरण के तौर पर कृषि के लिए, या उदाहरण के तौर पर वहां पर विद्युत उत्पादन के लिए। और हाँ, ये जो विद्युत उत्पादन वाला है ना, यही तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। विद्युत उत्पादन को लेकर के हो रहा है, क्योंकि इस सिंधु जल संधि के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर आप विद्युत उत्पादन कर रहे हो तो आपको रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट अपनाना पड़ेगा। अभी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट क्या है? तो रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ये कहता है कि आप नदी पे बांध नहीं बना रहे हो, आप नदी में एक टनल के माध्यम से क्या करोगे? जैसे मान लीजिए रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ये कहता है कि आपके पास कोई नदी है, उस नदी में आपने, जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक नदी है और ये मेन नदी मैंने ले लिया, कौन सा? सिंधु नदी मान लीजिए, ये सिंधु नदी आ गया। अब इस सिंधु नदी की विशेष तौर पर एक सहायक नदी आप याद रखोगे, वो है आपके पास किशन गंगा, जो जम्मू कश्मीर में निकलती है, किशन गंगा। अब ये जो किशन गंगा नदी है, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी भी कहते हैं, यहाँ देखिए यहाँ बना हुआ है। तो ये जो है यहाँ पर इंडिया जो है वो बनाना चाहती है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, मतलब कि जल विद्युत उत्पादन करना चाहती है। अब जल विद्युत उत्पादन के लिए रन ऑफ द रिवर वाले प्रोजेक्ट को अपनाना पड़ेगा, मतलब आप यहाँ पे बांध नहीं बना सकते। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखिए जो किशन गंगा है, उस किशन गंगा को एक टनल के माध्यम से इसके पानी को डाइवर्ट करोगे और फिर सिंधु नदी में इसमें प्रवाहित कर दिया जाएगा, क्योंकि तो उसकी सहायक नदी है, ऑलरेडी वहां पे जाने है। अब इस टनल के माध्यम से आप यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट आप डेवलप कर रहे हो। परंतु पाकिस्तान का ये कहना है कि जब ये किशन गंगा में आप यहाँ विद्युत उत्पादन करोगे तो कहीं ना कहीं पानी की मात्रा को लेकर के, उसकी गति को लेकर के पाकिस्तान में इशू क्रिएट हो सकता है। तो पाकिस्तान इसका विवाद वाली स्थिति ला देता है, और ऐसा ही केस हो चुका था। वैसे किशन गंगा स्टार्ट कब हुआ अगर आपको जानना है तो याद रखिए, ये जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है ये 2007 में शुरू हुआ था, 2007 में। और अगर मैं रिसेंट अगर बात करूं तो अभी भी विवाद में था। और ऐसी जब विवाद आया, पाकिस्तान क्या किया? न्यायालय में चले गया। न्यायालय का नाम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, या फिर हिंदी में आप उसे क्या कहोगे? स्थायी मध्यस्थता न्यायालय। तो सन 2013 में इस न्यायालय में ये जस्टिस आया निर्णय कि इंडिया जो है इसका उपयोग कर सकता है, इस प्रकार से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बना सकता है, विद्युत उत्पादन कर सकता है, बशर्ते कुछ शर्त रखी गई है ताकि पाकिस्तान में पानी को लेकर के कोई इशू क्रिएट ना हो। तो ये था आपके पास तथ्य सिंधु जल संधि से संबंधित। ऐसे ही ज्योग्राफी के लेक्चर्स को लेकर के मैं आपके पास आता रहूंगा, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि किस प्रकार का ये लेक्चर लग रहा है, ताकि मैं और भी ज्योग्राफी के लेक्चर्स आपके पास लेता आता रहूं। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ नाइस डे।